नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अजीत सिंह, जो कि यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एचओडी है नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर अजीत बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, लाइक मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक काम किया है। आज के टाइम में हम सब देख रहे हैं कि अक्सर सोशल मीडिया पे ये रील सामने आती हैं कि कोई डांस करते करते गिर गया, दूल्हा है घोड़ी पे चढ़ा हुआ गिर गया, कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोलैप्स हो रहा है, कोई जिम करते करते ट्रेडमिल पे गिर जा रहा है। तो ये जो बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस हैं, या ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डॉक्टर अजीत से जानकारी लेते हैं। तो सर बताइए कि इतने जो हमें इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, व्हाट इज दिस एक्चुअली? इज इट हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर, और हमें क्यों इतना देखने को मिल रहा है? आपके शुरुआती इसमें कई सारे क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम उनको तो एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखने लगे हैं अभी आपको, और रिसेंटली बहुत सारे एथलीट्स में, बहुत सारे यंग एडल्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी अभी जो एक्सरसाइज करते हुए या कुछ एक्टिविटी करते हुए और अचानक वो गिर गए, कोलैप्स हो गए और ये पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये एक फैक्ट है। अब इसके पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं, वजह बहुत सारी देखी भी जा रही हैं। उसमें शामिल है कि कुछ नए फैक्टर साथ साथ जुड़े हैं। लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब होती जा रही है, लगातार स्ट्रेसफुल लाइफ में जीना, कम नींद लेना, खाने पीने का तरीके बदल गए हैं, खाने पीने की क्वालिटी में फ़र्क आ चुका है। ये सारे के अलावा रिसेंटली अभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ, कोविड की इन्फेक्शन से हम सभी एक्सपोज हुए। उसके अलावा कोविड वैक्सीन हम लोगों ने लगभग हम सभी ने लगवाई, जो उसका भी कुछ असर हो सकता है, और कोविड इन्फेक्शन का भी असर हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर होने के अलावा हम अब ज़्यादा विजिलेंट होने लगे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया का असर ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा वीडियो अच्छे से वायरल हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमारे पास ये इंसिडेंट्स के आजकल रिकॉर्डेड एविडेंसेस मौजूद हैं। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ये तो बात हो गई कि क्यों ये चीज़ें हमें ज़्यादा दिखने लगी। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बीच में बताई कि हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से ये शायद आप पूछने वाले थे। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें ये तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का एकदम अलग मतलब होता है। हार्ट अटैक का मतलब सीधा ऐसा है कि जो ब्लड सप्लाई, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई हो रही है, कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई करती है, वो सडनली अगर ब्लॉक हो जाए, सडनली वो बंद हो जाए, तो जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही होती है वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और मसल बहुत तेजी से डेड होती चली जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट अटैक। और ये एक इमरजेंसी होती है, पेशेंट को अर्ली आपको इमीडिएटली आपको ट्रीट करना होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। तो ये जो ट्रेडमिल करते हुए कोई गिर गया या सडनली जो कोलैप्स है, इज इट ड्यू टू हार्ट अटैक और इज इट ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट? मैं वही उसी पे जा रहा था, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट है वो फाइनल स्टेप है किसी भी प्रोसेस का। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का रुक जाना, वो पूरी तरह से बीट करना बंद कर देता है। अब कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, यानी कि किसी पेशेंट को पहले अटैक हुआ और बाद में उसके बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये भी हो सकता है। या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें कि हार्ट अटैक नहीं भी हो रहा होता है, हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम होती है, उनमें भी पेशेंट को सडनली हार्ट बीट करना बंद कर देगा। तो कार्डियक अरेस्ट फाइनल चीज़ है। तो जिन लोगों को, जो एथलीट एक्सरसाइज करते हुए या डांस करते हुए या खेलते हुए जो लोग अचानक कोलैप्स कर गए, वो हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हुआ हो सकता है, या हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम की वजह से भी उन पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो सकता है। तो इसमें पहले जैसे हम कहते थे कि हार्ट अटैक है तो आपको लेफ्ट आर्म में पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा, घबराहट आएगी, वॉमिटिंग फीलिंग होगी। तो ये जो हार्ट अटैक की सिम्टम्स क्यों नहीं दे रहे हैं? सिम्टम्स, हाँ, सिम्टम्स अभी भी देते हैं। और ज़्यादातर केस में वो जो भी आपने नाम बताया कि पेशेंट को लेफ़्ट साइड में सीने में दर्द हो रहा है, उनको लेफ़्ट आर्म में पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, और आमतौर पे कंप्रेशन टाइप का पेन होता है, दबाव जैसी फीलिंग आती है, ये क्लासिकल साइन है। और आज की डेट में भी, अगर आज की बात भी हम करें, तो आप ये मानिए कि 70% लोग आज भी उसी तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट? वही प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन अभी भी वही है। लेकिन यस, कुछ अनकॉमन प्रेजेंटेशन भी हैं जो पहले हम जानते नहीं थे, लेकिन विद द टाइम हम ये जानने लगे हैं कि ये सिम्टम भी
हार्ट अटैक के सिम्टम आ सकते हैं। किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, किसी पेशेंट को बैक पेन हो सकता है, वो भी चेस्ट का हो सकता है, किसी को राइट साइड का पेन भी हो सकता है, वो चेस्ट का पेन हो सकता है, किसी को जॉ पेन भी हो सकता है, वो भी चेस्ट हार्ट का पेन हो सकता है। तो अब हम विद द टाइम जैसे जैसे हमें हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हम ये जानने लगते हैं कि ये सिम्टम भी होते हैं जो हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं, इसलिए हमें लगता है। लेकिन अभी भी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो भी वही है कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है, कंप्रेशन जैसा पेन होता है, और आमतौर पर जो आर्म में, और आर्म में भी जो आर्म है वो भी जो लिटिल फिंगर की साइड में जो पेन आता है, यूजली थंब वाली साइड में नहीं है, इस लिटिल फिंगर वाली साइड में जो पेन आ रहा होता है आर्म में, वो पेन आमतौर पे एसोसिएट करता है हार्ट की तरफ से। हाउ डज फिजियोलॉजी एक्सप्लेन फॉर कि पेन राइट साइड में हो रहा है या बैक में हो रहा है या जॉ में हो रहा है? तो इसको अगर हम बॉडी की एनाटॉमी से या फिजियोलॉजी से देखें तो इतना डिफरेंट प्लेस पे पेन क्यों होता है? इसको रेफर्ड पेन कहते हैं। इसलिए अब जैसे हार्ट का पेन है और वो पेन आपके आर्म में क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि हार्ट को सप्लाई कर रही जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो बॉडी के दूसरे हिस्सों को भी सप्लाई कर रही होती हैं, और जब एक हिस्सा अफेक्टेड होता है तो वो दूसरा वाला हिस्से की तरफ से मैसेज जैसा शो कर रहा होता है, यानी हमारी ब्रेन को ये फील हो रहा होता है कि पेन उधर से आ रहा है। एक्चुअली पेन अभी हार्ट से ही आ रहा है, लेकिन फॉल्स सेंसेशन की वजह से आपको रेफर्ड पेन फील होता है, एंड दैट इज वही आपको ऐसा लगता है कि वो राइट साइड का पेन है या बैक साइड का पेन, तो उसी हार्ट से ही आ रहा है। Okay. लेकिन आपको रेफर्ड पेन होने की वजह से ऐसा लगता है, ये फॉल्स सेंसेशन है बेसिकली। ओके, सेंसेशन फॉल्स है या फिर किस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ हार्ट में इफेक्ट आया है उस हिसाब से पेन जाता है? उससे कोई लेना देना नहीं है। Okay, ऐसा नहीं कह सकते कि हार्ट के राइट साइड वाले हार्ट से पेन अगर अटैक पड़ेगा तो राइट आर्म पे पेन होगा, ये लेफ्ट साइड के हार्ट पे पेन, ऐसा नहीं है। Okay. पेन हार्ट से ही हो रहा होगा, लेकिन चूंकि हार्ट को सप्लाई करने वाली नर्व कुछ और जगह भी सप्लाई कर रही होती हैं, तो ऐसा लगता है जब हार्ट को अटैक होता है तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से भी कुछ अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगने लगता है। ये एक तरह का फॉल्स मैसेज पहुंच रहा होता है ब्रेन के पास में, वो बात है। अब मेनी पीपल दे डोंट नो सीपीआर कब देना है, सो हार्ट अटैक के विक्टिम को भी सम पीपल वुड स्टार्ट गिविंग सीपीआर। सो एक कॉमन मैन कैसे पहचाने कि हमें सीपीआर कब देना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और ये मैं कॉमन बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखता रहता हूँ कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स को सीपीआर नहीं है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज़ है। हार्ट अटैक पर से जब तक हार्ट अटैक पेशेंट को हो रहा है तब तक उसको सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। सीपीआर के बारे में ये माना है, सीपीआर सिर्फ तभी आप देंगे जब पेशेंट एक्चुअली अनकॉन्शियस हो जाए, जब उसको कार्डियक यानी एक्टिविटीज़ और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी बंद हो जाए, यानी हार्ट बीट करना बंद कर दे और सांस भी चलनी बंद हो जाए, तभी इसलिए बोलते कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हार्ट को और पल्मोनरी सिस्टम को हमें दोबारा रीस्टार्ट करना है, रिससिटेट करना है। तो ऐसा पेशेंट वही होगा जो पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस होगा, यानी आप पहले पेशेंट को टैप करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, और इमीडिएटली आप उसकी पल्स चेक करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं। लेकिन हार्ट अटैक के लिए पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट बोल रहा है मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, अब आप उसको उस मोमेंट पे आप उसको सीपीआर नहीं देना चाहिए, कोई मतलब नहीं इसका देना। इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं। वन तो अगर कोई पेशेंट फेंट हो गया है, सो अ कॉमन मैन हाउ शुड ही नो कि वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से तो अनकॉन्शियस हुए या सिंपल धूप या ब्लड शुगर डाउन हो गया या किसी भी और कारण से फेंट नहीं हुआ है? कहीं किसी नॉर्मल फेंटेड पेशेंट को सीपीआर दो तो इट कैन आई थिंक हार्म आल्सो। यस, देखिए सीपीआर, इफेक्टिव सीपीआर का मतलब ये होता है कि आपको इस चेस्ट वाले हिस्से को करीब 1.5 इंच के आसपास 2 इंच तक प्रेस करना पड़ेगा, और इस प्रेस करने के प्रोसेस में बहुत बारी रिब्स टूट भी जाती हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि रिब्स में फ्रैक्चर भी हो जाता है। लेकिन चूंकि हम उस वक्त पेशेंट की जान बचा रहे होते हैं तो उस रिब के फ्रैक्चर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, रिब फ्रैक्चर हो गया, थोड़ी देर बाद हील भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे पर्सन को जिसको कि एक्चुअली सीपीआर की जरूरत ही थी नहीं, उसकी जान को कोई खतरा था ही नहीं, ऐसे पेशेंट का हमने रिब फ्रैक्चर कर दिया तो बड़ी बात कर दी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि किसी पेशेंट को एक्चुअली सीपीआर की जरूरत है या सीपीआर की जरूरत नहीं है। वो जानने के लिए मैंने बोला आपको सीपीआर का पहला रूल ये है, सीपीआर आमतौर पे तभी दिया था, 100% तभी दिया था जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। यू हैव टू एंश्योर कि यार पेशेंट जो है अच्छे से, कि उसे टैप किया, देखा कि भाई जग रहा नहीं जग रहा। आमतौर पे इसकी सिंपल ट्रेनिंग होती है, सीपीआर ट्रेनिंग आजकल बहुत सोसाइटी में कॉमन हो चुकी है। तो यूजली नेक के पास में यहाँ पर आपको कैरोटिड जो आर्टरी होती है उसको आप फील करके देख सकते हो पल्स आ रही है। अगर पल्स नहीं आ रही पेशेंट को, पल्स नहीं आ रही, पेशेंट अनकॉन्शियस है,
तो आप उसको CPR दे सकते हैं। अच्छा, और अगर किसी बढ़ा दूं, अगर किसी वजह से आपको डाउट लग रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपको डाउट लग रहा है पेशेंट को कि पेशेंट को आपने 2-3 बार टैप किया, उसको आपने जगाने की कोशिश करी, पेशेंट जग भी नहीं रहा और आपको पल्स नहीं मिल रही है, और अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं बोलूंगा आप CPR दे दीजिए। फिर आपको ये सोचना नहीं है कि पता नहीं दूं या ना दूं। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और आपको पल्स नहीं मिल रही है, भले ही वो थी या नहीं थी, बात की बात है। अगर आपको डाउट है आप CPR दे दीजिए। ओके, तो ये सिर्फ पल्स से ही चेक कर सकते हैं या ब्रीदिंग भी चेक करना है? ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि पल्स में भी हर कोई चेक कर पाए नहीं कर पाए, ब्रीदिंग चेक करना बहुत मुश्किल होता है मैम। अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो ब्रीदिंग नहीं पता लगेगा ना। ब्रीदिंग से इससे कहीं ज्यादा हम लोग जो टेक्निकल तरीका होता है, हम लोग चेस्ट के मूवमेंट को देखते हैं। ओके, ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम लोग उस मोमेंट चेस्ट को देख रहे होते हैं और ब्रीदिंग की नोज को भी, दोनों चीज। हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि अब उसका ट्रेनिंग मेथड होता है कि आप नाक के, जिस पेशेंट लेटा हुआ है आपने उसके पास अपने कान को लेके गए तो आपके फेस पे उसकी ब्रीदिंग फील भी होगी, एट द सेम टाइम योर जो आईज होंगी वो उसकी चेस्ट को देख भी रही होंगी। ठीक है ना? तो आप उस चेस्ट को ऊपर नीचे देख सकते हो उस मोमेंट पे और आप फील कर सकते हो पेशेंट को। ये सब कुछ प्रोसेस 10-15 सेकंड के अंदर कर लेना होता है। आपको उसके लिए ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट तक या 2 मिनट तक आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो पेशेंट है कि नहीं है। ये काम बहुत क्विक करना होता है और उस क्विक करने के लिए आपको वो सारी चीजों को जल्दी जल्दी करना है। आपको तुरंत देखना ब्रीदिंग है कि नहीं है, आपको चेस्ट मूवमेंट देखना है, आपको पल्स देखनी है और कॉन्शियसनेस देखनी है। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप स्टार्ट कर दें CPR शुरू कर दें। सो कॉन्शियसनेस, पल्स एंड आपका ब्रीदिंग, ये 3 चीजें आपको चेक करना है बिफोर गिविंग CPR। अब CPR अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है कि कितनी देर देनी है, कैसे करना है, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लाइकवाइज वी टॉक्ड अबाउट हार्ट अटैक। तो अगर हमारे आसपास हमें लग रहा है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो हम उसे क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? देखिए फर्स्ट एड टिल ही रीचेस द हॉस्पिटल। देखिए फर्स्ट एड आमतौर पे घर में बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती, लेकिन मैं सबसे सिंपल जो मेडिसिन है जो आपके घर में मौजूद होती है वो होती है डिस्प्रिन टैबलेट, जो आमतौर पे लोग, और वो रखना भी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर हेडेक के लिए डिस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल डिस्प्रिन की बात कर रहा हूँ, जो वो डिस्प्रिन की बात, इकोस्प्रिन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। नॉर्मल डिस्प्रिन टैबलेट जो हम सिर दर्द के लिए लेते हैं, राइट, एस्पिरिन टैबलेट। वो एस्पिरिन टैबलेट को सिंपली आप या तो च्यू कर लीजिए या एक गिलास पानी के अंदर डालिए, आमतौर पर डिजोल्वेबल होती है टैबलेट, दीजिए और तुरंत पिलाएं। दैट इज द बेस्ट मेथड। उसके अलावा बाकी सॉर्टेड अगर आपके पास टैबलेट है, जिसको नाम सॉर्टेड कहते हैं, कितने mg? 10 मिलीग्राम की टैबलेट टंग के नीचे आप रख सकते हो। लेकिन ये टैबलेट भी इसका इस्तेमाल भी कुछ जगहों पर इफेक्टिव है, कुछ जगह नहीं इफेक्टिव। आप दे सकते हो, देने में कोई नुकसान नहीं है। टिल यू रीच द हॉस्पिटल। बट जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी बेनिफिट देती है वो डिस्प्रिन देती है। अगर हम इन सारी टैबलेट में बात करें कि सॉर्टेड कितना इफेक्टिव है, डिस्प्रिन कितनी इफेक्टिव है, या और भी अटॉर्वास्टैटिन, स्टैटिन मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन सारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होगी वो डिस्प्रिन होगी, क्योंकि इसका काम ही है ब्लड के क्लॉट को घोलना। और जो क्लॉट अभी अभी बना है उसको घोलना रिलेटिवली आसान है, इससे पहले कि वो स्टेबल हो जाए। तो अभी आप किसी पेशेंट को अटैक हुआ और आपने इमीडिएटली उसको डिस्प्रिन दे दिया टैबलेट 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम एक टैबलेट दे दिया आपने। जो स्टैंडर्ड टैबलेट है वो कितने? 300 मिलीग्राम की आती है, 300 मिलीग्राम आती है, राइट। अच्छा। तो आपने एक बार टैबलेट वो दे दिया तो उसके फिर भी काफी चांसेस है पेशेंट को कि हम उसमें जो फायदा मिलेगा उसका, वो उस मोमेंट बेस्ट फायदा मिलेगा। ओके। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ और आपने इमीडिएटली डिस्प्रिन दिया और उसको हार्ट अटैक हुआ उसके आपने आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दिया, तो दोनों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि तब तक प्लाक जो होगा ना, वो जो क्लॉट बन रहा होता है वो स्टेबल हो चुका होता है, फिर उसको घोलना मुश्किल होता जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि यूथ में इस तरह के इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे लद्दाख गए, हिल स्टेशन पे गए जहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर हैं, सो और क्या मेडिसिन है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन बहुत फैटल प्रूव होती है कई बारी, बहुत ज्यादा। सो अदर देन डिस्प्रिन और कोई मेडिसिन एंड सॉर्बिट्रेट व्हिच दे शुड हैव इन देयर फर्स्ट एड किट? पहली बात तो जब कोई ऐसी जगह जाए जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो पहले तो उनको अपने आप को पहले स्क्रीन आउट करना चाहिए। ऐसे लोग जो पेशेंट जिनको हाई रिस्क है, अभी हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से पेशेंट जो हाई रिस्क पे होते हैं, किनको हार्ट का खतरा ज्यादा होता है, तो उनको इस बारे में पहले भी जानकारी रखनी चाहिए कि उसके आसपास की मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या है, राइट, ताकि आपको इमीडिएटली आपको एक फायदा, कुछ ना कुछ आपको कुछ सुविधा मिल पाए। दवाइयों के तौर पे हमारे पास में अभी भी वही ऑप्शंस होगी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आमतौर पे आप डिस्प्रिन टैबलेट लेके आ सकते हैं। एक टैबलेट का नाम है अटॉर्वास्टैटिन, राइट, आमतौर पे 10, 20, 40 या 80 मिलीग्राम के उसमें आती है, तो आप उसको लेके रख सकते हैं। एक टैबलेट का नाम है क्लोपिडोग्रेल, मेडिसिन का नाम है, जो डिप्लाइट है, बहुत सारी ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप रख सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो यही होता है
कि इतनी मेडिसिन और सॉर्बिट्रेट जो मैंने आप बताया था वो ले सकते हो। ये बेसिक मेडिसिन हैं जो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के वक्त में आप लोडिंग डोज पे दे सकते हैं, कि एज ए लोडिंग डोज दी जाती है। किसी को हार्ट अटैक हुआ तो आपने उनको डिस्प्रिन दे दिया, एस्प्रिन दे दिया, आपने उस पेशेंट को एक क्लोपिडोग्रेल टैबलेट दे दिया, आपने उसको कितने एमजी में? क्लोपिडोग्रेल आमतौर पे देखिए, अब ये हमें पहले कंफर्म होना चाहिए, और ये किसी कॉमन पर्सन को ये पता करना कि एक्चुअली किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, और स्पेशली कॉमन आदमी के लिए कई बार डॉक्टर तक मिस कर जाते हैं इस चीज को, तो मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कंफर्म ही है कि आप पेशेंट को कि 100% की पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, तो मेडिसिन डेफिनेटली कुछ दी जा सकती है, लेकिन उनमें कॉमन मेडिसिन आप डिस्प्रिन दे सकते हैं सेफली, ठीक है, और स्टेटिन दे सकते, 2 मेडिसिन तो यानी अटोरवास्टेटिन का 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम की टैबलेट आप दे सकते हैं, बगैर किसी खास परेशानी के आप दे सकते हो। सॉर्बिट्रेट में भी आपको भी दे सकते हो। सॉर्बिट्रेट में सिर्फ एक ही इशू रहता है कि कभी कभी लोगों का बीपी ड्रॉप कर सकता है, तो जो लोगों को जिनको हार्ट अटैक का खतरा है या जिनको आप सॉर्बिट्रेट दे रहे हैं, उनको ये हिदायत देनी चाहिए कि पेशेंट को वॉक नहीं करेगा, चलेगा फिर नहीं, क्योंकि अचानक बीपी देने से, सॉर्बिट्रेट देने से ड्रॉप कर सकता है, पेशेंट गिर सकता है। दूसरा है उसका बीपी पे एक बार चेक कर लें कि बीपी कितना है, अगर बीपी बहुत कम है तो सॉर्बिट्रेट देने में भी आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, बस। तो ये दवाइयाँ ही हैं जो आप ले आ सकते हो साथ में, बाकी तो आपको मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचना ही पड़ेगा। मैं फिर बोलूँगा कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसको घर पे जो भी ट्रीटमेंट लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो ले और तुरंत मेडिकल फैसिलिटी तरफ जाए। उसको उस दवाई लेने के बाद उसको ये नहीं करना कि वो बैठ के आधे घंटे या 1 घंटे वेट कर रहा है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा तब मैं जाऊंगा ना। इफ यू आर थिंकिंग कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और आपने ये दवाई ली है, तो इन दवाइयों को लेने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप घर में बैठे रहोगे एंड यू जस्ट वेट फॉर कि कोई आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आएगा हो जाएगा। आपको निकलना तुरंत है, बस ये दवाइयाँ आपने अपनी हेल्प के लिए ले ली, ताकि आपको, क्योंकि टाइम इज मसल। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रिस्क ये चीज़ है कि हर गुजरते सेकंड के साथ हार्ट की मसल डेड होती जा रही है और परमानेंटली डेड होती जा रही है। तो जितने लेट आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करोगे, जितने लेट आपका प्रोसेस शुरू होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, रियल ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतनी देर तक में आपका उतना ही ज्यादा मेडिकल मसल डैमेज हो चुका होगा। तो भले ही आपने बाद में जाके अपनी एंजियोप्लास्टी करा ली या जो भी सर्जरी करा ली, अगर एक बार टोटली डैमेज हो गया तो वो रिकवर नहीं होता, फिर आप भले ही उम्मीद करते रहे। मान लीजिए ये टेबल है, वुडन टेबल है, और इस टेबल को पे आग लग गई और आपने इसमें पानी डाला आधे घंटे बाद, तो जो हिस्सा पूरी तरह से डेड हो गया, क्या पानी डालने से वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो जो बर्न आउट हो गया। तो इसलिए मेरी नज़र में जितनी भी जल्दी आप पानी डाल दें या जितनी जल्दी आप मेडिकल ट्रीटमेंट, रियल मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं, उतना ही उस हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए बढ़िया अच्छा रहता है। अभी आपने एंजियोप्लास्टी की बात करी, तो एंजियोप्लास्टी में नॉर्मली बाद में स्टेंट डाला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहले 1 स्टेंट, फिर 2 स्टेंट, हमने सुना है मल्टीपल स्टेंट, 5-5, 6-6 स्टेंट भी डले होते हैं। सो आई थिंक दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज जस्ट अ मैनेजमेंट, और इज इट अ ट्रीटमेंट ऑल्सो? नहीं, हाँ, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि हार्ट के अंदर 3 आर्टरीज हैं और 3 आर्टरीज अलग अलग लेंथ में मौजूद हैं, और टोटल उनकी लेंथ अगर आप देखो तो टोटल लेंथ काउंट करोगे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मोर देन 30 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ होगी ऑलमोस्ट, है ना। मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ। और एक जो स्टेंट डाला गया है, वो स्टेंट डाला गया है 2 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का स्टेंट डाला गया है किसी एक ब्लॉकेज पे। तो दोनों तरह की घटनाएं घट होती हैं। ये भी होता है कि जो स्टेंट डाला गया है उसी स्टेंट के अंदर दोबारा से ब्लॉकेज हो गया, लेकिन ये भी होता है कि जहाँ स्टेंट डाला गया वो ठीक है, पर उसके पहले या उसके बाद में या कोई और दूसरी आर्टरी में एक नया ब्लॉकेज डेवलप हो गया। अब ये ब्लॉकेज जो डेवलप हुआ है, ये उसी पैथोलॉजी या उसी प्रोसेस की वजह से डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से पहला ब्लॉकेज डेवलप हुआ था जब स्टेंट पड़ा था। तो हमें ये करना होता है कि जब किसी पेशेंट को हमने स्टेंट डाला या एंजियोप्लास्टी करी है, तो उसके साथ साथ हमें प्रिवेंटिव मेजर भी स्टार्ट कर देने हैं ताकि फर्दर कोई ब्लॉकेज ना हो। लेकिन ऐसा होता है कि आपके सारे एफर्ट के बावजूद कई बार पेशेंट कंप्लाइंट नहीं होता, कई बार कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, कई बार आपने डायबिटीज है, पेशेंट को सब कुछ दे दिया लेकिन डायबिटीज शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और वो अपनी तरफ से ब्लॉकेज क्रिएट करती जा रही है। कई बार कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो ही नहीं रहा, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। दोबारा स्मोकिंग शुरू कर दी उसने जैसे पहले कर रहा था, स्मोकिंग बंद नहीं करी, तो फिर वो डेवलप हो सकता है। तो ये सारे रीजन तो स्टेंट के हो ही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं कि स्टेंट डाला गया था तो अच्छे से डिप्लॉय नहीं हो पाया था, जितना अच्छा खुलना था उतना अच्छे से खुल नहीं पाया था। जिस आर्टरी में डाला गया था वो ज़्यादा थिन आर्टरी थी, ज़्यादा टर्मिनल आर्टरी का इस्तेमाल किया गया था, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टेंट बंद हो जाए। वो टेक्निकल इश्यूज के अंदर आते हैं। तो ये
मेजर आप इशू कह सकते हैं जिसके से फेल होता है स्टेंट। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहला स्टेंट डाला गया था या एक स्टेंट डाला गया था वो गलत गया डाला गया था, वो स्टेंट भी ठीक डाला गया था, लेकिन प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस चल रहा है तो उसमें ब्लॉकेज डेवलप हो रहे हैं, उनको आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। देन अगेन आजकल एक न्यू डिबेट है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इज इट हेल्दी और अनहेल्दी, या पहले हम कोलेस्ट्रॉल को कल्प्रिट मानते थे, अभी देयर आर न्यू रिसर्चेस विद सेज नहीं देसी घी खाओ अच्छा है, या कोलेस्ट्रॉल इज नॉट दैट बैड, इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च है। सो व्हाट यू हैव टू से टू स्कूल ऑफ थॉट, ये बेसिकली देखिए कोलेस्ट्रॉल पिछले ऑलमोस्ट 30 इयर्स के आसपास से कोलेस्ट्रॉल पर रिसर्च हुआ, और उस पर जो फिजियोलॉजी कहती है कि जो भी प्लाक बनता है, जो ब्लॉकेज बनता है, उसके अंदर जो बेस होता है वो पूरा कोलेस्ट्रॉल से ही भरा हुआ होता है। तो जब भी आप उस प्लाक का डिसेक्शन करेंगे तो अंदर पूरा कोलेस्ट्रॉल फिल्ड आपको सेल्स मिलेंगे, और ये पूरा प्रोसेस है वो जो भी ब्लॉकेज का प्रोसेस होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के थ्रू ही शुरू होता है, सारे एलडीएल रिसेप्टर होता है उसी के थ्रू प्रोसेस शुरू होता है सारा। तो अंदर जो अंडरलाइंग कॉज है उसमें कोलेस्ट्रॉल का रोल तो डेफिनेटली है, अभी तक तो कम से कम जो हमारे पास जानकारी वो है। दूसरी बात ये है कि अब उसका कितना लेवल आपको में चाहिए। पहले टारगेट लेवल 140 माना जाता था, फिर टारगेट लेवल 100 किया गया, फिर और टारगेट 70 किया गया, शायद अभी और कम उसको करा जा रहा है। तो ये कितना एग्रेसिव होना है ये डिबेट वाली बात है। और अभी एक स्कूल ऑफ थॉट जो नया आया है, जो कुछ रिसर्च में बता रहे हैं जो लोग कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट दैट बैड ना, तो लेकिन ये सब कुछ अभी भी अंडर रिसर्च ही है, अभी भी हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। जो भी वर्ल्ड WHO जो बोल रहा है, जो भी हमारे जितनी भी जो भी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी उन्होंने उस रिसर्च के बारे को अपनी तरफ से अपनी परमिशन नहीं दी, अपनी तरफ से उनको एंडोर्स नहीं कर रखा है। तो अभी तो हमें वही मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये जरूर है, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि साइंस जो है ना वो एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। जो चीज़ आप आज गलत मानते हो वो चीज़ आप बाद में सही मान सकते हो, क्योंकि यही तो साइंस है। साइंस में का मतलब ये है कि साइंस कभी भी किसी चीज़ को अंतिम सत्य नहीं मानता। साइंस हमेशा बोलता है कि यस आज की डेट में ये हमें जानकारी है, यही बेस्ट नॉलेज है, पर ये नॉलेज कल को जाके बदल सकती है। और ऐसा सबके साथ हुआ, आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ हुआ, न्यूटन की थ्योरी के साथ हुआ, मेंडल्स ने अपना जो अपने रूल्स बनाए उसके साथ हुआ। हर रूल्स को बाद में ब्रेक भी किया गया, जबकि उस टाइम वो एब्सोल्यूट वो माने जा रहे थे। साइंस का ये खूबसूरती, और यही साइंस की जो खूबसूरती, इसी वजह से हम आज इस लेवल तक पहुँचे हैं, क्योंकि कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। जो भी आंसर होता है उससे बेटर आंसर लेने की कोशिश करता है। और यही तो वजह है कि जब आपने देखा था कि आज के 50 साल पहले एक कंप्यूटर बनाने के लिए एक बड़े हॉल में कंप्यूटर आपको रेडी करना पड़ता था, आज एक छोटी सी चिप में पूरा कंप्यूटर तैयार होता है। और ये वजह है कि, और वो भी सही थे, जब वो एक हॉल में कंप्यूटर बना रहे थे तब भी वो सही थे, और आज हम चिप में बना रहे हैं तो आज भी हम सही हैं। तो ना वो गलत थे ना ये सही, क्योंकि हम एवर इवॉल्विंग प्रोसेस के अंदर हैं। तो यस, कोलेस्ट्रॉल हमारी नज़र में पहले एक कल्प्रिट था जो ये डैमेज कर रहा था। अब इसके बारे में कुछ और रिसर्च आ रही है, देखा जा रहा है। हो सकता है कि आगे जाके हमें ऐसा लगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल इतना बैड नहीं है, तो आगे जाके वैसे गाइडलाइन बन जाएंगी। दूसरी बात और एक है कि मैं ये भी मानता हूँ कोलेस्ट्रॉल इतनी ख़राब चीज़ भी नहीं है। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़रूरी है। आपके जितने हार्मोन्स बनते हैं, स्टेरॉइड बनते हैं, इनका बेस स्ट्रक्चर तो कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। तो अगर हम किसी पेशेंट के सारा कोलेस्ट्रॉल जीरो कर दें तो उसका तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का होना भी जरूरी है। हाँ, किस ऑप्टिमम लेवल पर उसको होना है ये डिबेट का बात है। और इस क्वेश्चन को मैं ये रिसर्च का पार्ट, और ये देखते जाएंगे आगे क्या निकल रहा है, वैसे ही ट्रीट करेंगे। ये जो लिपिड प्रोफाइल में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस किसका बढ़ जाना है? ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, VLDL या टोटल कोलेस्ट्रॉल? व्हाट इज द मोस्ट? LDL के बारे में जो मैंने बोला कि LDL कोलेस्ट्रॉल ही है जो अभी तक हमारी नॉलेज है। LDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये है कि मैंने बताया था रिसेप्टर होता है हमारी आर्टरीज के अंदर, जो अंदर की लाइनिंग है वहां पर LDL रिसेप्टर्स होते हैं, और उस रिसेप्टर के थ्रू ही LDL कोलेस्ट्रॉल इंटर कर जाता है उस वॉल के अंदर, आर्टरीज की वॉल में, और वहाँ जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वहाँ फोम सेल बनाता है, वहाँ लिपिड इकट्ठा कर लेता है, उस तरह से नया ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो बेसिक आप कह सकते हैं बेसिक मैसेजर है ना वो LDL कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए अगर इतने सारे जो पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करूँ तो वो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद बात करते हैं VLDL हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड उसको फैट प्रोवाइड करा रहा होता है।
तो इस तरह से वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। सो विल इट बी राइट टू से कि हर हार्ट अटैक पेशेंट में ये जो एलडीएल है या पुअर लिपिड प्रोफाइल है ये कल्प्रिट है या ये वेरिएबल है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। बहुत सारी बीमारियों की तरह से, जैसे डायबिटीज़ हो गई या हाइपरटेंशन, इनको सबको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। इसलिए हार्ट की ये डिजीज़, जिसको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जो ब्लॉकेज की बात है, ये भी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। तो इसमें कोई भी एक सिंगल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक फैक्टर के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट को हार्ट की दिक्कत होगी या नहीं होगी। हम कोलेस्ट्रॉल के बेस पे नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल था, एब्सोल्यूट नॉर्मल था, और उनको बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ। और ऐसे पेशेंट भी मुझे मिलते हैं जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा रहता है लेकिन उनको नहीं हुआ। तो ये एक रिस्क फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है हार्ट डिजीज़ बनाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का होना, किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल का होना, उनका ओबीज होना, राइट, उनका स्ट्रेसफुल लाइफ का होना, उनको कम स्लीप मिलना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और ये भी हमेशा इवॉल्विंग फेज में, अभी तो हमें पता है इतने, कुछ नए भी आए थे हमारे पास रिस्क फैक्टर, जैसे हमने स्मॉल एलडीएल की बात करी थी, होमोसिस्टीन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, सीआरपी के बारे में बात करें तो और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स मौजूद थे, वो रिस्क फैक्टर भी काउंट होते हैं। तो ये सारे अभी भी रिसर्च में चल रहे हैं, हर बार हर कुछ सालों में कुछ नए रिस्क फैक्टर जुड़ रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम जानते जा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अलोन इज नॉट ए ओनली रिस्क फैक्टर जो कि हार्ट डिजीज पैदा कर रहा है। इसमें मेल और फीमेल में प्रीपॉन्डरेंस अगर हम कहें या किन में ज्यादा इंस्टेंस है, तो क्या कहेंगे आप एज डॉक्टर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। टिल मेनोपॉज फीमेल इज रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीएडी। जब तक मेनोपॉज नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो हमें एक तरह का कवर देता है। एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन, वो फीमेल को कवर देता है सीएडी से बचने के लिए। लेकिन मेनोपॉज के बाद में वो आमतौर पर एस्ट्रोजन लेवल घट जाता है, उसके बाद जो उनका प्रोटेक्शन लेवल कवरिंग है वो घट गई होती है। उसके बाद उनको सीएडी के रिस्क जो होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। ओके। तो क्योंकि फीमेल का एंडोक्राइन सिस्टम और मेल का एंडोक्राइन सिस्टम में फ़र्क होता है, सारे लेवलिंग में फ़र्क होता है, इसलिए इन टोटो हम बात करें तो फीमेल अप टू 45 ईयर तक उनको कम चांस होते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के, लेकिन 45 ईयर की मेनोपॉज के बाद में उनके रिस्क बढ़ने लगते हैं और ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 60 के आसपास उनके लगभग दोनों के रिस्क बराबर हो चुके होते हैं। और उसके बाद इनफैक्ट बढ़ने लगते हैं कई बार तो, क्योंकि उनका कवर कम ही होता है और उनके रिस्क फैक्टर समहाउ कुछ अभी अननोन फैक्टर्स भी हैं कि वो बड़ा ज़्यादा तेज़ी से सीएडी की तरफ डेवलप जा रही होती हैं। ओके। तो 45 प्लस लेडीज के लिए आप ऐसा कोई एडवाइस दीजिए कि ये जो भी ईस्ट्रोजन लेस होने से उनका कार्डियो प्रोटेक्शन कम हुआ, हाउ टू ओवरकम दैट? पहला तो ये है कि उनको एस्ट्रोजन करेक्शन के लिए मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह अभी कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च भी हुआ और लोगों ने एस्ट्रोजन को देना शुरू कर दिया, पर उस देने से कुछ दूसरी समस्या पैदा हो गई, जैसे कि और भी कुछ और प्रॉब्लम शुरू हुई, एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ गए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ गए। तो वो सब रिस्क बढ़ गए। तो हम हार्मोनल सप्लीमेंट तो आमतौर पे इसके लिए तो नहीं देते। हम उसके दूसरी किसी पर्पज के लिए देंगे, लेकिन ये कि मैं ये पेशेंट को सीएडी से बचाना है तो हम पेशेंट को एस्ट्रोजन दे रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एटलीस्ट अभी तक हमारी नॉलेज में तो नहीं है। तो ओवरऑल आइडिया ये कि आपको बेटर लाइफस्टाइल मैनेज करना है, आपको अच्छी से एक्सरसाइज करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी, बाकी चीज़ें मैनेज करिए, शुगर कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, बढ़िया सी लाइफस्टाइल, एक वेट को मैनेज करके रखना है, अच्छी सी नींद लेनी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो नॉर्मल सभी को करनी चाहिए। ये तो एक कॉमन ही मैं बात कर रहा हूँ, वही सारा कुछ स्पेशल नहीं है जो आपके लिए। लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप काफी हद तक बच सकते हैं। हमने देखा है ना, इंडियन हाउस होल्ड्स में लेडीज कहती हैं सुबह से तो हम काम ही कर रहे होते हैं, अभी और क्या एक्सरसाइज करनी है, इतनी एक्सरसाइज घर में ही हो जाती है। सो हाउ डू यू डिफाइन कि एक्सरसाइज को आप कैसे डिफाइन करोगे कि उनकी एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, ये दोनों लोगों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। लेडीज को घर में काम करना पड़ता है, सही बात है, और जेंट्स भी वैसे ही घर से बाहर निकले उनके पास भी ये सेम एक्सक्यूज मौजूद होता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। पर बिलीव मी, जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या कोई मॉर्निंग स्पोर्ट्स से कोई एक्टिविटी करते हैं जो कि आपके रेगुलर रूटीन से अलग होती है, वो उसमें उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही अलग होता है।
पहली बात तो बॉडी को लगातार एक अलग एक्सरसाइज मिल रही होती है। ठीक है, आपने मॉर्निंग वॉक में निकल गए तो आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट आपने बाहर नेचुरल एरिया में जाके वॉक किया है और एक अलग माइंडसेट के साथ आप गए हो, तो उसका इम्पैक्ट, और घर के अंदर आप यहाँ से वहाँ से वहाँ कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। तो ये एक्सक्यूज़ तो काम नहीं आता मेरी नज़र में। ठीक है, वो अच्छी बात है कि आप घर के काम कर रहे हो, वो ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, लेकिन ये आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता। ये बात जेंट्स के लिए भी है कि उनके जो ऑफिस का जो वर्क है वो उनकी वॉक का या उनकी मॉर्निंग वॉक का, स्पोर्ट एक्टिविटी का, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, आपको वो करना ही चाहिए। तो ये मेरी तरफ से रहेगा सब। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ऐसा भी कुछ है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है या ये वाली कम बेनिफिशियल है? हाँ, या बोथ गिव द सेम बेनिफिट? मुझे लगता है, अब मुझे इसके बारे में कोई बहुत क्लियर रिसर्च के बारे में पता नहीं, पर मैं इसको एक कॉमन सेंस के नज़रिए से बोलूँगा कि मॉर्निंग वॉक इज़ मच बेटर दैन द इवनिंग वॉक। उसकी वजह ये होती है कि पहला तो मॉर्निंग वॉक के वक्त में जो आपको एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो ज़्यादा क्लीन होता है, कम से कम धुआं होता है, अगर आप बाहर निकलते हो कम से क्लीन एयर मिलती है आपको, आपका माइंडसेट अलग होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल एक डिफरेंट लेवल पर होता है, इवनिंग आवर्स में अलग अलग लेवल चल रहा होता है। मॉर्निंग आवर्स में यूजली आपका खाली पेट होता है, आप ज़्यादा हल्का फुल्का कुछ लेके जा रहे होंगे, आप ज़्यादा तेज़, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा स्टर्निस एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा तेज वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। यूजली इवनिंग वॉक आमतौर पे उतनी स्टर्निस नहीं होती, आपके बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मैच भी वो नहीं करती उतनी ज़्यादा, क्योंकि बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल उस टाइम उस लेवल में नहीं गया होता है, तो बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, बाहर का एनवायरनमेंट वैसा भी नहीं है। ठीक है, आप दिन भर के थके हुए, दिन भर के हाउस होल्ड के काम करने के बाद आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका बॉडी भी उस लायक नहीं है उसको टॉलरेट करने के लिए। तो डेफिनेटली इवनिंग वॉक मेरी नज़र में उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इफेक्टिव मॉर्निंग वॉक होती है। ओके, एंड वॉक करें तो कितनी करें? कई लोग तो टहलने को भी वॉक बताते हैं, सो उस वॉक को भी डिफाइन कीजिए कि देखिए, स्टैंडर्ड वॉक जो हम लोग स्टैंडर्ड वॉक जिसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि आपको 1 किलोमीटर को अराउंड 7-8 मिनट्स में वॉक करना है। 7-8 मिनट में 1 किलोमीटर अगर आपने पास किया है तो एक उनका ब्रिस्क वॉक एक स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट होता है। ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन वेरी कर सकता है लोगों से, लोगों का वजन अलग होता है, लोगों की स्टेमिना अलग होता है, तो वो वेरी कर जाता है। और मैं हर एक इंसान को सजेस्ट नहीं करता जो कभी वॉक नहीं कर रहा था, अभी तक बिल्कुल वॉक नहीं कर रहा था, अभी तक लाइफ स्टाइल आपकी बिल्कुल सेंट्री थी और अचानक आपने ब्रिस्क वॉक शुरू कर दिया, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको अभी आपको अपनी बॉडी को कंडीशन करने की ज़रूरत है। पहले आप धीमे चलिए, पहले आप अपनी आदत डालिए, और जब आप एक बार कंडीशन हो जाए, बॉडी कंडीशन हो जाए, देन यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव इट। और जब ये आपके 7-8 मिनट में आपका 1 किलोमीटर चलने शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से ये एक सफिशिएंट वॉक मानी जाती है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि आपको खुद को एडजस्ट करना है, आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व भी करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि बॉडी आपकी टॉलरेट नहीं कर पा रही है और आप फिर भी कोई टारगेट हासिल करने के लिए आपको तेज़ चल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। मैं नहीं सजेस्ट करता किसी को कि कोई नहीं चल पा रहा 4 किलोमीटर की रफ्तार से भी, लेकिन उसको अभी मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप जाओ और अभी 8 किलोमीटर चलना शुरू कर दो, तो कभी कभी वो किसी के लिए नुकसान कर भी कर सकता है। इट इज़ नॉट ऑन एन एवरेज एक पर्सन विद एन एवरेज BMI कितने किलोमीटर्स एक दिन में वॉक करे, अगर उसको शुगर और ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है? स्टैंडर्ड तो हम लोग काउंट करते हैं कि ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गुड इनफ, सफिशिएंट। मॉर्निंग वॉक इज सफिशिएंट। एंड अगर कोई डायबिटिक भी है साथ में और ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी है, देन अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है, तो वो इतनी ही एक्सरसाइज करना चाहिए जितना मैं नॉर्मल लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर उसको ब्रिस्क वॉक से बचना चाहिए और फिर उसको लाइट वॉक पे रहना चाहिए जब तक कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो जाता। ओके, एंड डायबिटिक्स उनके लिए 4 किलोमीटर वॉक बहुत है? देखिए, अब ये क्या कि मैंने ये स्टैंडर्ड मेथड बताया है, अगर आप कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपकी अभी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो फॉर कैलोरी बर्न आप अपनी इसको बढ़ा सकते हो, आप 4 से 5 या 6 किलोमीटर ले जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी बॉडी पर एक अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कई बार लोग ये सब चीज़ें, ये टारगेट हासिल करने के लिए अनड्यू प्रेशर बॉडी पे लाना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट। पहले बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर अचानक शुरू कर देंगे, फिर जिगजॉ रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, फिर 15 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, फिर 15 दिन तक बहुत करेंगे, 15 दिन कुछ नहीं कर रहे होंगे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया।
ओके, स्लीप का कितना रोल है इन कॉजिंग हार्ट को डिस्ट्रेस में डालने में? या बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि अभी भी स्लीप ना जितना अच्छे से हमें स्टडी करनी चाहिए स्लीप का इफेक्ट हार्ट के ऊपर, शायद अभी उतनी रिसर्च नहीं हुई, या हो रही होगी तो शायद मुझे पता नहीं होगा। बट मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि स्लीप किसी भी इंसान के हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक सही स्लीप, साउंड स्लीप और एक प्रॉपर ड्यूरेशन की स्लीप किसी भी एक हेल्दी हार्ट के लिए रिक्वायर्ड, एक आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकती है। क्योंकि जो भी स्लीप होती है वो आपके बॉडी के पूरे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करती है, आपको रिपेयर करती है, हील करती है। और अगर आपने एक साउंड स्लीप नहीं ली रात के टाइम पे तो डेफिनेटली वो आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा ओवर स्ट्रेस करेगी और कहीं ना कुछ ना कुछ होगा। कई बार पेशेंट को अरिथमिया शुरू हो जाते हैं। एक बार स्लीप गड़बड़ हुई तो उनको स्ट्रेस शुरू हो गया, स्ट्रेस शुरू होने के बाद से उनके पास स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगे, हार्मोन बढ़ने के बाद उनका बीपी शूट करना शुरू कर गया, उनका शुगर लेवल ख़राब हो गया और ग्रेजुअली वो हार्ट के पेशेंट के बन गए। तो ऐसा बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ लोगों। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत आम प्रॉब्लम है, लोगों को नींद नहीं आती। इज इट बिकॉज ऑफ ये यूट्यूब या ये ब्लू लाइट इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि नहीं ब्लू फिल्टर्स लगा लो, पर लोग वो स्क्रॉल करते रहते हैं, कब 1 घंटा 2 घंटा हुआ रात को हाथ में फोन लिए लिए। मैं अपने सारे पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आपको रात को खाना खाने के बाद, उसके बाद आपको मोबाइल नहीं देखना है। जो भी मोबाइल देखना डिनर से पहले देख लीजिए, उसके बाद नहीं देखना है। और वही बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि अगर आपने रात को 1 घंटे 1.5 घंटे स्क्रीन पे देख लिया, मोबाइल चला रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ साउंड स्लीप। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो ये ब्लू लाइट की वजह से होता है या बिकॉज हम कंटेंट देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव है इसलिए होता है? ब्लू लाइट भी हो सकता है, मैं दोनों को डिनाई नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास ये एविडेंस नहीं है, लेकिन ये हो सकता है ब्लू लाइट भी इसमें इफेक्टिव है। और अब आप कोई किसी कंटेंट को लगातार इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखते जा रहे हैं, रील देखते जा रहे हैं, आपका एंडलेस उस पर देखते जा रहे हैं, तो लोग ना एक तरह के ये एक नए किस्म का एडिक्शन है, इस पे भी लोग चल ही रहे, रिसर्च भी चल ही रही है। और जब एडिक्शन होता है तो ऑब्वियसली ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, हर एडिक्शन का ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो इस पे भी आई होगा इम्पैक्ट। एडिक्शन से हम बात करते हैं स्मोकिंग की। सो वन इज स्मोकिंग, सिगरेट्स, हुक्का, देन देयर आर ई सिगरेट्स। आजकल एक वेपिंग बहुत फेमस है। सबका बराबर इम्पैक्ट है या स्मोकिंग का इन टोटल हार्ट पे क्या इफेक्ट है? देखिए डेफिनेटली जो स्मोकिंग है, वो जो क्रूड स्मोकिंग है, हुक्का या बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग, सबसे ज़्यादा हार्मफुल तो ये डेफिनेटली है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि क्या करते हैं ये, क्यों हार्मफुल है? इसमें इतने तरह की केमिकल्स हैं ना। मैं अब अलग अलग नज़रिए से बात करूं, अगर लंग्स के नज़रिए से बात करूं, एक पल्मोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि दुनिया भर की केमिकल लंग्स के अंदर इकट्ठे हो जा रहे हैं, जो लंग्स की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। रोज आपको लंग्स की जो अननेसेसरी क्या होगा, लंग्स के अंदर के सारे टिश्यू डैमेज होते चले जाएंगे, तो पेशेंट को एस्मा, पेशेंट को सीओपीडी, पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, वो सब कुछ डेवलप होता जाएगा विद द टाइम। ये तो हो गया लंग्स वाली बात, उसको लंग्स की इशू आ रहे हैं। अब हार्ट के नज़रिए से बात करिए तो हार्ट में भी, क्योंकि जितने लोगों को जो केमिकल जा रहा है वो फाइनली क्या हो रहा है, बीपी शूट कर जा रहा है, उसकी वजह जो केमिकल हो रहे हैं वो फर्दर इन्फ्लामेशन कॉज करा रहे हैं, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रही है, यानी उसकी वजह से प्लाकिंग बन रही है। एंड दैट इज़ वाई स्मोकिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी जो ब्लॉकेज है उसको डेवलप करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप यंग लोगों में देखें, जो अभी आप बात कर रहे थे यंग लोगों में हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, अगर आप यंग लोगों में हार्ट अटैक की चांस देखेंगे तो आपको करें अराउंड 70% लोग स्मोकर मिलेंगे, 70%, बिलीव मी। यानी कि यंग हार्ट अटैक का वन ऑफ मेरे ख्याल से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होगा स्मोकिंग। ओके। तो मैं किसी भी लोग, अगर आप देखिए जाके किसी को 40 साल से पहले अगर हार्ट अटैक हुआ है, आप उनसे पूछिए तो अगर ऐसे 100 लोग मिलेंगे उसमें 70-80 लोग बोलेंगे कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। ओके। तो स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है। क्या स्मोकिंग बंद करके डैमेज रिवर्स हो जाता है या कितना टाइम लगता है उस डैमेज को रिवर्स होने में? स्मोकिंग करने से डैमेज रिवर्स होता है और उससे डेफिनेटली लंग्स पे, ब्लड के अंदर के ऑक्सीजन पे एक बड़ा चार्ट भी बना हुआ है इस तरह का कि 12 घंटे में क्या इम्पैक्ट आता है, 1 हफ्ते में क्या इम्पैक्ट आता है, 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है। और ये माना जाता है कि स्मोकिंग ने अगर बड़े प्लाक क्रिएट नहीं किए, यानी बड़ा सा ब्लॉकेज नहीं किया है, तो काफ़ी हद तक 2 साल के बाद, 2 साल तक अगर किसी ने स्मोकिंग बंद कर दी 2 साल तक, तो वो अपने प्रीवियस स्टेज में पहुंच जाता है। ओके।
मैं हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं लंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है लंग्स में भी कुछ और रहता है, लेकिन हार्ट की काफ़ी हद तक जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाते हैं अगर आप स्मोकिंग को 2 साल तक बंद कर चुके हो तो। देयर इज़ अ टेस्ट, अगर आपके घर में कोई टीनेज बच्चा है या फिर कॉलेज गोइंग बच्चा है जो स्मोक करता है और आपको शक है कि वो स्मोक करता है एंड यू डोंट नो ऑफ इट एंड बच्चे से पूछो तो वो झूठ बोल देता है, तो आई थिंक डॉक्टर साहब बताएंगे देयर इज़ अ टेस्ट विच इज़ नोन एज निकोटीन टेस्ट एंड ब्लड के थ्रू होता है एंड उसमें आपको पता लग जाता है कि पीपल हैव बीन स्मोकिंग। मैं आपको बताऊं कि स्मोकिंग मतलब ऐसा नहीं कि अभी ट्रेंड शुरू हुआ, ये मेरे ख्याल से आज के 50 साल पहले भी था। हाँ, अब उसका पैटर्न बदल गया है, पैटर्न शायद बदल गया। बच्चों में भी स्मोकिंग पहले भी थी, अब पैटर्न बदल गया है और अब टेस्ट भी आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये जो टेस्ट का जो डोमेन है वो शायद पल्मोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट इधर चाइल्ड स्मोकिंग और नॉट। अच्छा, आजकल बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स एंड तरह तरह के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं जो जिम जाने वाले यंग एडल्ट्स खा रहे हैं। इनका क्या हार्ट पे रोल होता है? प्लस देयर आर एनाबॉलिक्स आल्सो व्हिच दे आर टेकिंग, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। अब आई डोंट नो इट्स आर्टिफिशियल या क्या, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन दे आर टेकिंग। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन हार्ट्स हेल्थ? कई सारी चीज़ें आपने बताई मुझे। इसमें आपने बताया प्रोटीन, क्रिएटिन बताया, दूसरा आपने एक बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एंड तीसरा बताया ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक, 3 चीज़ें अलग अलग हैं। क्योंकि नॉर्मली प्रोटीन, अगर नॉर्मल प्रोटीन, अब जिम के अंदर कौन किसको क्या सप्लाई कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या, उसमें मिक्सिंग हो रखी है, वी डोंट नो, क्योंकि वो कितनी ऑथेंटिक होते हैं मुझे आइडिया नहीं। अगर आपने प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन दिया तो ठीक है, पर प्रोटीन के साथ में क्रिएटिन का इम्पैक्ट कितना हार्ट के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। अभी हम उसके बारे में बहुत क्लियर कर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डेफिनेटली जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का आप इस्तेमाल करते हो तो वो हार्ट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट देता है। वो CAD को बढ़ा देता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन उसी तरह से, जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है हार्ट की मसल्स में एक एडवर्स इम्पैक्ट पैदा करता है, अननेसेसरी मसल में हाइपरट्रॉफी पैदा करता है, मसल को थिक कर देता है। यही काम एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कर रहा है। और लोग ज़्यादा सडन डेथ की ज़्यादा प्रोन होते जाते हैं। लोगों को ये बात पता नहीं है कि आप जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हार्ट की मसल्स थिकन होगी, और अगर मसल्स थिकन होगी इसके साथ साथ CAD की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और फर्दर हार्ट अटैक के और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ता जाएगा ऐसे पेशेंट में। लेकिन चूंकि मसल बिल्ड हो रही होती है, बाहर की मसल उन्हें दिखती है, उनको बाहर की मसल दिखती है, अंदर भी कुछ हो रहा है, ये पता ही नहीं। अंदर की जो मसल बिल्ड हो रही है वो उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बाहर की मसल बिल्ड हो रही नजर आ रही, हार्ट की अगर मसल बिल्ड होगी ना, दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट। तो ये बात है। आई थिंक जो क्रोनिकली हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनमें यही तो कॉम्प्लिकेशन होता है कि उनके हार्ट की मसल बढ़ गई। आप तो जबरदस्ती ये एनाबॉलिक्स कर करके अपनी मसल बढ़ा रहे हो, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी नहीं हो। एग्जैक्टली, जो पेशेंट को लंबे टाइम से BP बढ़ा रहता है, उनके अगर आप इको करके देखेंगे तो आपको देखिएगा कि उनकी नॉर्मल जो जितनी थिकनेस होनी चाहिए, कई बार नॉर्मल थिकनेस की डबल टाइम्स तक वो मोटी हो चुकी होती है। नॉर्मल थिकनेस 7-8 सेंटीमीटर 7-8 mm तक होती है, 8 से 10 तक की। तो कई बार आपको 15 mm की, 20 mm तक की थिकनेस दिख सकती है, जस्ट बिकॉज कि उनको पेशेंट को ज़्यादा लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और वो जो उनके ब्लड प्रेशर वैसे हुआ था, किसी ने अपना इंजेक्शन लगवा के वो खुद डेवलप कर लिया, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर। तो हार्ट मसल के बढ़ने का आपकी हेल्थ पे या हार्ट की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो एक बार ही हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो क्लियर कट जो एविडेंसेस हैं वो ये शो करते हैं कि पेशेंट को अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हार्ट की मसल्स थिक होती हैं तो उस हार्ट मसल्स की डिमांड बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो उतनी ऑक्सीजन उस सप्लाई से क्लियर नहीं हो पाएगी और पेशेंट को अटैक होने का रिस्क बढ़ जाएगा। नंबर 1 बात, ठीक है। दूसरी वजह ये भी है कि ऐसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। 2 रिस्क बहुत बड़े हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है, उसको एंजाइना हो सकता है, और पेशेंट को हार्ट अटैक सडन कार्डियक डेथ का चांस बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये हार्ट फेलियर क्या है और क्यों होता है? यस, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एक कॉमन पर्सन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि हार्ट अटैक क्या, हार्ट फेलियर क्या है। हम कई बार पेशेंट बोल देते हैं जी हार्ट फेलियर का केस है, तो अचानक लोग डर भी जाते हैं कि ये हार्ट फेलियर का मतलब, उनको लगता है कि हार्ट बंद हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हार्ट जो है वो काम करना बंद कर चुका है। हार्ट बीट कर रहा है अभी भी, पर उसको अपना काम करने में तकलीफ आ रही है। हार्ट के 2 काम होते हैं, अगर मैं मोटे मोटे बात करूं तो एक तो ये होता है कि ब्लड को पंप करे, ब्लड को पंप करके पूरे शरीर के अंदर सप्लाई कर दे,
और ब्लड को लंग से खींच भी ले। लंग से ब्लड तो आप हार्ट में ही आता ना, तो अगर हार्ट वीक होगा और अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो दोनों काम खराब कर देगा। वो पूरे टिश्यू में ब्लड भी नहीं पहुंचाएगा, अच्छी सप्लाई नहीं करेगा, और लंग से ब्लड को खींचेगा भी नहीं। तो अगर लंग से ब्लड को नहीं खींचेगा तो लंग्स में ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और जब ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तो पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ से उसको पूरे टिश्यू में कम ब्लड जा रहा है और दूसरी तरफ पेशेंट को सांस फूल रही है। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते तो इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। पर इसका ये मतलब नहीं कि पेशेंट का हार्ट काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है पर मुश्किल के साथ काम कर रहा है। तो क्या हार्ट फेलियर ट्रीटेबल है? बिल्कुल, आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में काफ़ी अच्छी मेडिसिन मार्केट में आई हैं जिन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है। तो हार्ट फेलियर काफ़ी हद तक आप उसको, मैं क्यूरेबल वर्ड नहीं बोलूँगा, पर मैं ये बोलूँगा कि मैनेजेबल है, और काफ़ी अच्छे मैनेजेबल है। मतलब लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, ऐसे मानिए। ओके। क्या वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है डेफिनेटली उसके बाद उनकी? डेफिनेटली, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखा है जिनकी लाइफ, मतलब अब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें मैं मैजिकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, पर वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी काम कर रही हैं। ओके। हाँ, उनको देने से आजकल, और इसलिए अगर पिछले 20 साल पहले की हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट और आज की ट्रीटमेंट की बात करें तो 20 साल के मुकाबले आज की ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत चेंज हो चुका है। नई गाइडलाइंस आई हैं और उनमें फ़र्क दिख रहा है, काफ़ी फ़र्क दिख रहा है उसमें। ओके। हार्ट अटैक के बाद आपने बोला कि कुछ पार्ट ऑफ मसल इट डाइज, तो ऑब्वियसली इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता होगा। एंड प्रैक्टिस में कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15 से 20% ही रह जाता है। क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए भी कोई होप है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट बताऊंगा, क्योंकि दो तरह से हार्ट वीक होता है। एक तरीके से हार्ट अटैक की वजह से जो आपने बताया, और जब हार्ट अटैक हो रहा है और हार्ट में मसल पूरी तरह से डेड हो गई, डैमेज हो गई, क्रश्ड हो गई, खत्म, पूरी तरह से डेड हो गई। जो पूरी तरह से डेड हो गई मसल, जिसमें कुछ भी नहीं बचा, स्कार हो गई एक तरह से, राइट, उसमें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, उसमें आपको इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूवमेंट होने के चांसेस कम है। लेकिन जिस मसल में वायबिलिटी मौजूद है, यानी डेड हुई पर एक्सट्रीम डेड नहीं हुई, मतलब उसके अंदर वायबिलिटी मौजूद है, कहीं पे थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई रह गया था, मौजूद, हाँ, उन पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट होता है। या ऐसे पेशेंट, ऐसे इजेक्शन फ्रैक्शन दो तरह से कम होता है। एक तो ऐसा हो जिसमें हार्ट अटैक से कम हो रहा है, और ऐसे भी लोगों को होता है जिनको की कार्डियोमायोपैथी होती है, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। सिर्फ मसल डैमेज है या मसल वीक हो गई है लेकिन उनकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है। ऐसे लोगों में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखता है पेशेंट में, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन भी इंप्रूव भी करता है लोगों का। और जो मैं अभी आपको रीसेंट मेडिसिन के बारे में बात कर रहा था, यूनी मेडिसिन की बात कर रहा था, उनसे इजेक्शन फ्रैक्शन भी बेटर होता है और पेशेंट का हार्ट फेलियर बेटर हो जाता है। मेजर ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से हार्ट में सर्जरी कराना पड़ता है? देखिए, हार्ट की सर्जरी के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये एक वेट हो गया, तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं जो डिफरेंट टाइप के होल्स होते हैं, उसमें आप सर्जरी करा रहे होते हैं। एडल्ट की बात करें या एडोलसेंट की बात करें तो वहाँ बहुत कॉमनली बच्चों में या 15 साल से लेकर और 40-50 साल तक में लोगों में रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है, जिसकी वजह से वैल्व खराब हो जाते हैं। वैल्व में या तो लीक हो गया या वैल्व में रुकावट आ गई। इन दोनों कंडीशन में आपको अगर लगता है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वैल्व को बदलना पड़ता है, तो वहाँ कराते हैं। उसके बाद में हार्ट डिजीज जो बताया, कोरोनिया डिजीज, अगर किसी बार अटैक हुआ पेशेंट को और बाईपास सर्जरी करनी पड़ रही है तो भी आपको करना पड़ता है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको हार्ट की सर्जरी करानी पड़ती है। आजकल व्हाट इज द रीजन कि जो पेशेंट्स हैं दे आर लूजिंग देयर फेथ ऑन डॉक्टर्स, या उन्हें लगता है कि नहीं ज़बरदस्ती में ही ऑपरेशन करा रहे हैं, ज़रूरत तो नहीं है हमें। तो इसका क्या रीजन है? ये सबसे बड़ा गूगल में खुद रिसर्च करना या फिर एक्चुअली इसके कई सारे रीजन मुझे लगता है। देखिए, पहले तो डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे डॉक्टर्स कम्युनिकेट भी नहीं करते अच्छे से कि क्या क्या कर रहे हैं। कई बार कम्युनिकेट करते भी हैं डॉक्टर्स, ऐसी बात नहीं है। तो पेशेंट को फेथ नहीं, बिकॉज पहले से सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, राइट। डॉक्टर सही बोल भी रहा है लेकिन पेशेंट को बात अच्छी समझ में नहीं आ रही। गूगलिंग तो एक अपने, मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं कई बार तो मुझसे ज़्यादा मुझे बता रहे हैं, सर मुझे ये है, ब्लड प्रेशर है, ये है, और उसके पीछे ये है। उनको मुझे बताना पड़ता है ये तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे गूगल की फाइंडिंग्स को मुझे नलीफाई करना पड़ता है, वो गलत लिखा, सही नहीं लिखा हुआ है। ऐसा है तो है। सो गूगल ने लोगों को ना फेथ को कुछ कम तो डेफिनेटली किया है।
क्योंकि गूगल में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो किसी को ऑथेंटिक नींद है नहीं आ रही तो वो या नहीं, नींद और में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है गूगल के जिस सोर्स से ली है वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है ये भी देखना पड़ेगा ना। कई बार आप नॉन ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए इन्फॉर्मेशन को आप अपने ऊपर अप्लाई करके और डॉक्टर से पूछ रहे हैं, तो वो तो कई बार हमने तो पढ़ा भी नहीं होगा, वो नॉन ऑथेंटिक सोर्स देखा भी नहीं होगा, तो बताना ही मुश्किल होता है चाहिए। तो उनका गूगल बाबा का सोर्स वो नुकसान करता है, कई बार कम्युनिकेशन गैप नुकसान करता है। और वैसा भी एक थोड़ा सा कई बार कार्डियोलॉजी में तो वैसे ही लोग थोड़ा ट्रस्ट वाला इशू आ ही रहा है। मैं ट्राई भी करता हूँ उसको सेटल करने की, लेकिन ये एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है, तो है। प्लस देयर आर पीपल इन इंडिया हु आर गिविंग क्लेम्स कि आप ये लेके देखो आपका, जैसे देयर इज अ वेरी पॉपुलर वीडियो कि आप जिंजर खाओ, आपको हार्ट अटैक हो, आप खूब सारा जिंजर खा लो एंड आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, हाउ सेफ इज दैट टू रिलाई ऑन जिंजर व्हेन समवन इज हैविंग अ हार्ट अटैक? किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप अपने जान से खिलवाड़ करो, किसी हार्ट अटैक आ रहा हो तो आपको जिंजर खा के करो, ठीक है, मतलब क्योंकि अगर जिंजर इफेक्टिव है तो उस पर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे देखना चाहिए, उनको बैकअप। देखिए ये सब चीज़ रिसर्च का पार्ट है, जिंजर इफेक्टिव हो सकती है, जिंजर इफेक्टिव नहीं भी हो सकती है। आपको ये रिसर्च करना चाहिए, इसको हजारों लोगों पे देखना चाहिए कि अगर ये इफेक्टिव है तो इसको अप्लाई करना चाहिए। एंड आधा किलो जिंजर खाना, इज इट इवन पॉसिबल? मैं तो इसमें कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा जो भी आप जिस प्रोसेस को बोल रहे हो वो प्रोसेस, देखिए रिसर्च का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, आप कैसे करते हो हर मेडिसिन हर पैथी में, और वो रिसर्च का एक मॉडल बना हुआ है कि आप कुछ आपने किसी को आप जिंजर खिलाओगे, किसी को नहीं खिलाओगे, फिर उनके आप ट्राई करोगे कि किस पे इफेक्ट आया, किस पे इफेक्ट नहीं आया, तो आप ट्राई करके देखिए, फिर आप एक रिजल्ट निकालिए, तब वो रिजल्ट एक ऑथेंटिक रिजल्ट होगा। आप उसके बाद आप उसको दूसरे लोगों पे आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पर किसी एक पर्सन की इंडिविजुअल फाइंडिंग्स पे हम बेस होके हम इसी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना दें, ये मुझे समझ में नहीं आती बात। एक्चुअली इंडिया जो है ना इज अ कंट्री ऑफ फेथ, और चैलेंज ये है कि डॉक्टर से ज्यादा फेथ आजकल ना वो इंस्टाग्राम रील्स पे और वो जो कंटेंट बना रहे हैं, आप उनमें व्यूज देखो, इट्स लाइक लाखों लाखों लोग उसे देख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, एंड जो एक्चुअल जैसे मैं कहूंगी कि डॉक्टर्स पे फेथ होना चाहिए, वो लोगों को आज के टाइम में नहीं रहा है। हाँ बात सही है, देखिए वो तो सही बात है, पर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरा मोबाइल ख़राब हो जाए, अभी काम करना बंद कर दे, तो क्या मैं गूगल पे देख के इसको ठीक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता ना। हम ट्राई भी नहीं करेंगे, कभी हम इसको खोलेंगे नहीं कि मैं इसको गूगल पे देख के कर रहा हूँ। पर देखिए एक छोटा सा मोबाइल जिसकी कुछ खास कीमत भी नहीं है, उसको हम एक मैकेनिक के पास लेके आए जिसको इसकी जानकारी है, पर हमारी अपनी बॉडी जो इतनी जो प्राइसलेस है, राइट, उसको हम खुद ही लेके नटबोल्ट लेके शुरू कर देते, खोलना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों कर देते हैं, मतलब हम कितनी बड़ी चीज को कितने बड़े रिस्क में डाल रहे होते हैं। पर वो है तो है, जो लोग उसमें आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हम इस वक्त स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के बीच में जी रहे हैं, सूचनाओं का तूफान है जिसके बीच में हम जी रहे हैं, राइट। अब इसके बीच में ये कॉम्प्लिकेशन तो आने गाने हैं, तो वी हैव टू लिव विद दैट थिंग। मुझे लगता है कि अब मैं इस सब चीज़ों के ना आदी हो चुका हूँ कि लोग गूगल के साथ में मेरे पास आते हैं, सवाल करते हैं, मैं उनको उनके जवाब देता हूँ, ठीक है। इसी तरह का जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी को हार्ट अटैक होगा, आप उनको बोलते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बोलते नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम जिंजर खाएंगे, तो भाई ठीक है, रिस्क आपका है, आप समझ लीजिए, आप देखिए, आप ही कर सकते हो। अब इसमें आप बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को, किसी की लाइफ का डिसीजन तो उसको अपने खुद से लेना है, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। पर सही इन्फॉर्मेशन जो है वो बताना मेरा काम है, ये सही इन्फॉर्मेशन है। अब आप इसको यूज करें और आप इसको यूज ना करें, इट्स योर चॉइस। I think that's one reason कि why authentic information coming from credible doctors ये भी सोशल मीडिया पे जानी चाहिए, इंस्टेड कि आज हर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और अपना मींस एवरीबडी इन इंडिया इज अ डॉक्टर, हर कोई इलाज बता रहे हैं, उसके पास डिग्री है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना टाइम दिया हमारे ऑडियंस को। एंड साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो डॉक्टर साहब हैं ये नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी को हेड करते हैं, तो एक बार ये डॉक्टर साहब से ये और पूछ लेते हैं कि व्हाट इज नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी। देखिए नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की एक ब्रांच ही है जिसमें कि हम लोग इंटरवेंशन वाले पार्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वी आर नॉट डूइंग कार्डियक सर्जरी। हम लोग सिर्फ यहाँ पर या तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कर रहे हैं, या हम लोग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ फोकस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट
जो करेंगे हम विदाउट एनी डूइंग एनी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी, वो जो पार्ट है वो हमारा पार्ट होता है, वो हमारा डोमेन होता है। तो ये जो आप कह सकते हैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी इनकम्पास इन्वेस्टिगेशन, ओपीडी एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, यही नॉन इन्वेजिव। सो फॉर पीपल जिन्हें लगता है कार्डियोलॉजी जो है सिर्फ बाईपास और एंजियोप्लास्टी तक सीमित है, ऐसा नहीं है। कार्डियोलॉजी में भी देयर इज़ अ ब्रांच जहां हम मेडिसिन से डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है उस बारे में वी हैव मेडिसिन्स एंड अलग अलग कंडीशंस इवन आफ्टर यू हैव हैड अ स्टेंट प्लेस देन देयर आर मेडिसिन्स ताकि आपको फर्दर फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस आपको कब कराना चाहिए, किस इन्वेस्टिगेशन को कराने से क्या फ़ायदा होता है और क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना, आगे उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस है। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू।